अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अब से कुछ देर पहले आप लोगों ने देख लिया होगा व्हाट्सएप पे चल रही है वीडियो कि इंडिया का प्राइज्ड एयरक्राफ्ट तेजा जो है वो तबाह हो गया। दुबई एयर शो पे ये जहाज़ था और ये तबाह हो गया। अब इस जहाज़ के मतलब मुझे कुछ जो है ना फौरी तौर पे ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और मुझे दुबई एयर शो पे आपको पता है कि बड़े पायलट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, वाकिफ़ हैं, तो कुछ मुझे वहाँ से डिटेल खबरें आई और मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ व्हाट हैपेंड। 2 दिन पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि एक तेजा खड़ा है और उसका तेल लीक हो रहा है और वो पूरी दुनिया की जीनत बन गया। बड़े बड़े जो एविएशन के रिसाले हैं, जरीदे हैं, उन्होंने वो तस्वीर दी, उन्होंने उसके मतलब काफ़ी कुछ बोला, लिखा और इंडिया में गोदी मीडिया को फीड किया गया और उन्होंने आके कहा सारों को मतलब कि होश के नाखून लो, अकल करो, तुम लोगों को क्या पता एरोडायनेमिक्स क्या होती है और ये एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। हमने तेजा में एयर कंडीशनर्स लगाए हैं। गाड़ी में कभी आपने देखा है कि एसी का जब कंडेंसर फेल होता है तो उसमें से नीचे से पानी टपक रहा होता है, तो ये तेजा के एसी का पानी था जो टपक रहा था। और ख़ुद इंडिया के डिफेंस जर्नल जो है उसके ऊपर आके उन्होंने ये बातें बताई। अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाके देखें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इंडिया के डिफेंस जर्नल की बातें, लेकिन वो एक्चुअली ऑयल लीक ही था। पहली बात तो ये है कि कंडेंस पानी भी नहीं लीक होना चाहिए। अगर वो लीक हो रहा है तो बाकियों का क्यों नहीं लीक हो रहा था, उनको इस बात का ही जवाब दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको बड़ी मट्टी डालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नथिंग रॉन्ग। और जैसे वो नहीं होता, हम लोग जूतों को पॉलिश करा के हम निकल पड़ते हैं, भले उसके अंदर सुराख हो जूते के अंदर। और आज जो जहाज़ क्रैश हुआ, मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ करा सच के अंदर, कि वो जहाज़ जिसका तेल लीक हुआ था 3 दिन पहले दुबई एयर शो के अंदर, आज जो जहाज़ क्रैश हुआ वो एग्जैक्टली वही वाला जहाज़ था। वही उसका टेल नंबर है, वही उसका सीरियल नंबर है, वही उसका कॉल साइन है। और कल तक आपको, परसों तक ये खबरें आ जाएंगी। आप देख रहे हैं चैनल 365 और करा सच आप देख रहे हैं 365 पे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि जो तेजा आज क्रैश हुआ ये वही तेजा जहाज़ है जो परसों जो है जिसका ऑयल लीक हो रहा था। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस प्लेन। इससे पहले कि हम कोई डिस्कशन करें, ये बड़ा ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने लगा, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देखें और उसकी पावर लूज़ हो गई है। उसकी जब पावर लूज़ हुई है तो पायलट जो है बेचारा वो उसका थ्रस्ट कंट्रोल नहीं कर सका और वो उसको मैन्यूवर भी नहीं कर सका और फिर वो कंपाउंड इश्यूज़ हुए। और ये जो ऑयल लीकेज वगैरह है जिसका हम जिक्र कर रहे थे 2 दिन से और बाकी इंटरनेशनल जरीदे भी कर रहे थे, किसी वजह से कर रहे थे, उसकी वजह से इसका हाइड्रोलिक फेलियर भी हुआ और इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, सिस्टम मेल फंक्शन हो गए इसके। अब उसके बाद इतनी ज़्यादा मेल फंक्शन हुई है, अब ये तो पूरी उसकी तफसीली रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगी। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है इंडियन एयरफोर्स से कि वो सच बोलेंगे। उनका तो एयर चीफ आके झूठ बोल देता है, बहू कर जाता है इधर उधर कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, इतना किया। अब अपना अल्लाह ताला उसको अपनी औकात को दिखा रहा है वहाँ पे। लेकिन प्रॉबेबली उसकी इजेक्शन सीट का जो सिस्टम है वो भी फेलियर हो गया। क्या जिस लेवल पे वो था, यहाँ से इजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली अगर वो इन्वर्टेड या साइडवेज पोजीशन में हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब वो नीचे आया तो उस पर टाइम ही नहीं था और वो इजेक्ट उसने शायद की है, कोशिश नहीं की है, लेकिन उसका सिस्टम फेलियर है। वो इजेक्शन सीट जो है उसकी वो भी अंदर जैम हो गई, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोलिक फेलियर हुआ है इस जहाज़ के साथ। स्टॉप, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है और कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। अभी 1.5 हफ्ता पहले आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी और आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए थे, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए, कि 3 हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं वो एक्सरसाइजेस के दौरान क्रैश कर गए थे। वो तीनों के तीनों जहाज़ जो थे वो तेजा एयरक्राफ्ट थे, जिसको ये कहते हैं प्राइड मेड इन इंडिया। और उसको इतना कंपेयर करते हैं कि जी ये 4.5 जनरेशन जहाज़ है। 4.5 जनरेशन राफाइल है, 4.5 जनरेशन आप समझें राफाइल है, 4.5 जनरेशन आप कह सकते हैं J-10C है। ये तेजा वेजा जो है ये 4.5 जनरेशन नहीं, ये अपना को मंकी जनरेशन का जहाज़ है। बेसिक इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन। ये जब भी उड़ता है ये एक पायलट की जान ले लेता है। इट्स अ विडो मेकर। लेकिन असल में विडो मेकर जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिसने अपनी फोर्सेस को और अपनी इंडियन एयरफोर्स को इस हाल में पहुंचा दिया। वो 3 जहाज़ क्रैश हुए।
फिर 2 तेजास के अंदर और मेल फंक्शन हुआ, क्योंकि पूरा स्क्वाड्रन इनका उड़ रहा था और एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं। 2 तेजास के अंदर मेल फंक्शन हुआ और उन्होंने अपनी ही आबादी के ऊपर अपना पेलोड गिरा दिया, यानी उनको ऑफलोड करना पड़ा, उनको अपनी ही इलाके में हिंदुस्तान के अंदर उनको बम्ब्स फेंकने पड़ गए, उन्होंने वो फेंके। और ये उनके अपने अखबारों में है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें, आप हिंदू देख लें, आप हिंदुस्तान टुडे देख लें, आप मिड डे देख लें, आपको हर जगह पे आपको मिल जाएगी ये खबरें। उन्होंने वहाँ पे ऑफलोड कर दी। उसकी वजह ये कि अगर वो उस लोड को उठा के रखते तो वो भी क्रैश हो रहे थे। देयर आर सीरियस इश्यूज विद दिस एयरक्राफ्ट, लेकिन अब क्योंकि खांची है, अब क्योंकि आप समझे कमीशंस हैं और क्योंकि वो शो मारनी है, ये आप देख रहे हैं सामने वो कार्टून को, 56 इंच की छाती है हमारी और हम, अब आओ 56 इंच की छाती लेके बैठो ना तेजा में ज़रा, और खड़े तेजा पे तो बैठ सकते हो तुम, ज़रा उड़ते हुए तेजा पे बैठो और मैं देखूँ तुम्हारी 56 इंच की छाती श्रिंक होकर 13 इंच पे रह जाएगी, तो बल्कि अगर बच गई तो फिर 13 इंच की रह जाएगी। बहरहाल एनीवे दैट इज़ सैड न्यूज़ कि यानी कभी भी मैं किसी पायलट के एक्सीडेंट की मैं खुशी नहीं मना सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब बार बार हम कह रहे हैं कि तेजा इज़ अ डिज़ास्टर, अभी अभी हालिया इंडियन एयरफोर्स ने पूरे मिग 21 अपने ग्राउंड किए हैं। उनका मेन फ्लीट का जो जहाज़ था वो मिग 21 जो साल से उड़ा रहे थे, उनको ग्राउंड किया है, क्योंकि 12 मिग 21 जो है अब वो पाकिस्तान के हाथों पिट रहा था। लास्ट मिग 21 जिसे पाकिस्तान ने कुटा था वो अभिनंदन का था। उसके बाद अब उनका स्टे जो था, मेन स्टे, वो राफेल्स के ऊपर था। राफेल 3-4 जो है पाकिस्तान ने फड़का दिए पकड़ के 6 मई की रात को। और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने मेरे ख्याल है पाकिस्तान एयर चीफ जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने मुझे नहीं पता कितनी बारी जिक्र किया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 55 बारी कह दिया कि पाकिस्तान ने 7 जहाज़ गिराए, फिर 8 पे भी आ गए हैं, 8 जहाज़ पे गिराए एक्चुअली। अब अमेरिकन कांग्रेस ने एक रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने उस 80-88 घंटे की जंग का तफसीली भरपूर तज्जिया भी दे दिया और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे जीता और हिंदुस्तान में मोदी ने कैसे मिन्नतें करके सीज फायर करवाया। वो बताते खुद एक आई ओपनर है, लेकिन मुझे लगता यह है कि जो मोदी के करतूत है ये पूरी इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड करवा के छोड़ेगा। बड़ी खबरें आज तेजा की खबरें हैं, इंडियन एयरफोर्स की खबरें हैं, इनकी परचेजिंग की खबरें हैं, सिंदूर पार्ट 2 के अज़ाइम हैं हिंदुस्तान के जो बार बार बोल रहे हैं। मेरे साथ शाहिद मतेला साहब हैं, मेरे साथ हमाद हसन साहब हैं, मेरे साथ आज़म चौधरी साहब हैं, और ये तीनों मुझे बता सकते हैं, ये माहिरीन है, तज्जियाकार है कि व्हाट इज़ डेवलपिंग। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया वेरी क्विकली। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि तेजा के ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि मैंने जो मरसिया पढ़ा है काफ़ी है? थैंक यू सो वेरी मच वर्षल साहब, बहुत एक्सटेंसिव और बहुत ही एक्सक्लूसिव इंट्रोडक्शन आपने दिया और प्रियम्बल आपका बहुत ज़बरदस्त था। मैं इसमें 1-2 चीज़ें ऐड कर दूँ। एज यू ऑल्सो मैंशनड कि तेजा जब भी उड़ता है तो विडो मेकर है इनफैक्ट। तो इसकी अगर थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो ये 2016 में इन्होंने ऐड किया था अपनी फ्लीट में, और बहुत प्राइड भी लेते हैं कि ये मेड इन इंडिया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बाय द वे ये मेड इन इंडिया नहीं है, इसमें काफी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग इंजन तो बाहर के हैं। जी डेफिनेटली, बट वो दे क्लेम दैट इज मेड बाय इंडिया इटसेल्फ। जैसे अभी CDS ने भी उनके कहा है, अनिल चौहान ने भी 2 दिन पहले भी उनका स्टेटमेंट आया था कि इंडियन वेपन मेकर जो फैक्ट्रीज हैं वो ये क्लेम करती हैं कि सारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, लेकिन एज सच होती नहीं है। और जब हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया है तो उसमें 70% भी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। और इसमें यू मेंशन्ड आउटराइटली कि इसमें कमीशंस का, किकबैक्स का बहुत बड़ा रोल है, और CDS को ऑन पब्लिक आके ये कहना पड़ा कि जो इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मुसलसल वो डिसीव कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को भी, कि वो क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं और जो प्रेजेंटेशंस देते हैं कॉन्ट्रैक्ट विन करते हुए बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो ऐसा वो डिलीवरेबल्स पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरी एक और भी चीज़ है
कि राफेल के हवाले से जब हमारी मई में हिंदुस्तान के साथ जंग हुई और पाकिस्तान को बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल विक्ट्री हासिल हुई, तो उसमें भी हमने मुबशर साहब एक चीज़ देखी जिस पे इवन फ्रेंच ऑफिशियल ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो जहाज़ उड़ाते हैं पायलट्स, ये उनकी ट्रेनिंग का, उनकी कॉम्पिटेंस का इम्तिहान ज़्यादा होता है। जैसे अभी जो कांग्रेस की भी रिपोर्ट आई है उसमें मेंशन किया गया है कि जी चाइना की इंटेलिजेंस भी थी, चाइना की लाइव अपडेट्स भी थी, चाइना का इक्विपमेंट भी था, ये भी था, वो भी था, और लेकिन जो ड्राइव कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो इस्तेफादा कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके पास भी तो कोई स्किल सेट होना चाहिए, और वो पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट है। और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलसल इस पे बात करता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि आप जो हिंदुस्तान के अपने डिफेंस एनालिस्ट, पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट उठा के देखिए, वो पिछले कुछ अर्से से बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो मोदी या इवन हिंदुस्तानी आर्म फोर्सेस क्लेम करती हैं, जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी और जो वॉर थिएटर में उनकी परफॉर्मेंस है, या वो दिखाने के हवाले से क्लेम्स करते हैं, वो ऐसे नहीं वो है, झूठे और हैं। वो बड़े इनकैपेसिटेटेड हैं इन तमाम हवालों से। बाकी लोगों का भी और वो शामिल इनकी- गुफ्तगू कर इनकी- लेते हैं। जी शायद अहमद जी, जी, हसन जी। साहब, आपकी जी। राय क्या है? बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, आपने जिस तरह इंट्रो में सब कुछ बता दिया, तो मुझे तो आप एक सहाफ़ी से ज्यादा कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर या जीडीपी पायलट लगे, क्योंकि आप उसके टेक्निकलिटीज को इतनी गहराई के साथ जानते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन बहैसियत सहाफ़ी में बात कर लूँ कि जिस तरह शाहिद साहब ने बात की या आपने बात की, तो इंडिया के जो कैपेबिलिटी है या जो उनकी मिलिट्री कैपेसिटी है, उसके हवाले से तो आलमी सतह पर भी सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल कोई बेजा भी नहीं है। 10 मई को आपने देखा, उनके पास दुनिया के जदीद तरीन रफाइल भी थे, उनके पास S-400 भी थे, उनके पास इसराइल के मिसाइल भी थे, लेकिन चंद घंटों के अंदर अंदर, यानी टेक्नोलॉजी पर कोई सवाल नहीं था, टेक्नोलॉजी तो इंतहाई बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, दुनिया की मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी थी, बहुत सेफ टेक्नोलॉजी थी, लेकिन चंद घंटों के अंदर अंदर उसका क्या हश्र हुआ। तो जाहिर है इसकी जिम्मेदारी तो किसी और पर नहीं डाली जा सकती, इस टेक्नोलॉजी पर तो हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। क्वेश्चन हम उठाएंगे इंडियन मिलिट्री कैपेसिटी पे, उनके कैपेबिलिटी पे, और पहले से भी ऐसा होता रहा। जिस तरह आपने MiG-29 की मिसाल दे दी या अभिनंदन की मिसाल दे दी, तो एक अरसे से, गो के पहले से ऐसा नहीं था, लेकिन एक अरसे से ये नोट किया जा रहा है, और मैं खुद भी देख रहा हूं कि इंडियन जो उनकी मिलिट्री कैपेसिटी है वो बहुत तेजी के साथ गिरने लगी है। अब उस पे एक बड़ी स्टडी होनी चाहिए कि इसके वजूहात क्या है। एक तो इंडिया का जो अंदरूनी सियासी मंजरनामा है, जो सिनेरियो है, क्या उसकी वजह से ऐसा होने लगा है, या उनके जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स है, या उस पर उसमें कोई मसला है, या अंदरूनी हालात की वजूहात है। तो अभी जिस तरह आपने हवाला दिया कि यही जहाज जो आज गिरा है, ये वही जहाज है जो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट हुआ था, और जिससे ऑयल लीकेज हो रहा था या कुछ इस तरह की बात थी। तो फिर अगर ये कंप्लेंट आई थी या इस एविडेंस को देखा गया था, तो फिर उसको दोबारा क्यों उड़ाया गया? अगर दोबारा उड़ाया गया तो उससे पहले उसको सेफ क्यों नहीं किया गया था? तो ये बहुत सारे सवालात हैं, और ये सवालात सिर्फ इंडियन मिलिट्री पर नहीं, उनके एयरफोर्स पर नहीं, बल्कि ये तो जाहिर है कि आलमी सतह पर इन सवालात ने अगर जन्म दिया है, तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत से रिजर्वेशन भी इसके साथ आएंगे। ठीक है, चाहिए साहब, आप हैं माशाल्लाह खुद पायलट, और आपका बड़ा टेक्निकल जो एविएशन की चीज़ें, आपकी बड़ी ग्रिप है, और आपने बड़ा अच्छा उस पर तज्ज़िया किया। देखें, इंडिया ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था, और उसने अपने हमसायों को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, उसने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, और उसी जोम में उसने हमारे ऊपर हमला किया था। और उस हमले के बाद जो नतायज उसके सामने आए, जिस तरह उसके त्यारे गिरे, जिसको कि वो अभी तक तस्लीम करने को तैयार नहीं था। जिस तरह आपने ट्रंप का जिक्र किया कि अगर सदर ट्रंप ना बोलते, इतना तो पाकिस्तान के एयर चीफ ने नहीं किया। हाँ, इतना जिक्र तो शायद हम दुनिया को बावर ही ना करा पाते कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं इंडिया का, क्योंकि प्रोपेगेंडा बड़ा मजबूत है। लेकिन क्योंकि उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट दरमियान में आए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद
जो उनकी कांग्रेस की रिपोर्ट आई है उसने तो स्टैंप कर दी है ना। वो मेरा तो प्रोड्यूसर कह रहा है ट्रम्प को ट्राई करें बीपर लेने के लिए इस मामले पे वो आके अच्छा, जलील कर देंगे मुझे इंडिया बड़ी उम्मीद है अगर ट्रंप साहब और 2-4 माह इसी तरह करते रहे ना तो वाकई उनकी एयरफोर्स ग्राउंड करवा देंगे वो। आप चले एयरफोर्स को छोड़ दें, आप तीनों एविएटर्स नहीं चले, मैंने मान लिया, लेकिन जो कांग्रेस की रिपोर्ट है ये वो क्या कहती है? देखिए, कांग्रेस की रिपोर्ट तो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने उसने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने उस जंग को जीता है और उसमें जो चाइनाज़ की जो एक्सपर्टीज़ है या उसकी जो टेक्निकल उसकी वॉर फैसिलिटीज़ हैं उसको भी तस्लीम कर रहा है वो। वैसे उन्होंने मुझे लगता है उस रिपोर्ट पे चाइना को रगड़ा मारना था, नहीं, लेकिन चाइना को फर्क कोई नहीं पड़ा। चाइना नहीं, पाकिस्तान चाइना को रगड़ा लग नहीं ना रहा इसमें। इस सिनेरियो में वो रगड़ा मारना भी चाहें तो देखें चाइना की जो एक्सपर्टीज सामने आई है उस एक्सपर्टीज से इनकार कौन करेगा। और उन चीज़ों को, उन गैजेट्स को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने और बाकायदा जंग के अंदर इस्तेमाल किया है और वो सुपरमेसी उसकी सामने आई है कि वो चीज़ें इस काबिल हैं। दूसरा ये है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, और ये चीज़ इस जो इंडियन एयरफोर्स है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी इशू जो है वो कैपेबिलिटी का है। ठीक है, अगर उनके पास कैपेबिलिटी होती, जिस तरह आपने बताया ना कि उनके जहाज़ के अंदर से ऑयल लीक हो रहा था, तो वो कैपेबल होते हैं तो वो उसी वक्त उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आपको पता है यानी एविएशन में एक बड़ा सिंपल रूल होता है, बड़ा ही सिंपल रूल होता है, दुनिया के हर एविएटर आपको ये बताएगा। आप गलती फौरन मान लेते हैं और उसका अजाला करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ये देखें कि जब भी कोई क्रैश होता है तो उसकी कितनी इची बिची निकालते हैं, उसकी इची 2-2 साल तहकीक होती रहती है। क्यों? इसलिए कि आइंदा कभी ऐसा क्रैश ना हो, ये हादसा तो, क्योंकि फिजाई हादसे का मतलब इंसानी जान का जिया है। बिल्कुल, वो इंडिया का पायलट हो, कहीं का पायलट हो, वो काबिल दुख है बात। इंसानी जान का जिया जो है काबिल दुख है, ठीक है ना। और बट एनीवे, शायद मुतीला साहब, ये IMF ने क्या कटा खोला है नया करप्शन का आपके ऊपर? मुबशिर साहब, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है अगेंस्ट गवर्नमेंट, और जिस तरह से उसने डिफरेंट 15 रिफॉर्म्स का जिक्र किया है और जिस तरह से एक लीड कैप्चर की बात की है, ये बड़ा शॉकिंग भी होना चाहिए और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें इसके बाद सोशल मीडिया पे होना भी शुरू हो गई हैं कि शायद चाइनीज़ या सऊदी अरेबिया वाला सिस्टम यहाँ पर भी हो, वैसा ही एहतसाब का अमल यहाँ पर भी शुरू हो। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जिन पे बात करनी ज़रूरी है। उनमें से एक तो मैं आपको अपना जो मेरे 1-2 मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई उसके हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, शुगर स्कैंडल्स के हवाले से अगर बात करें तो PDM की इमरान खान को कुछ भी कह लीजिए, इमरान खान को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने शुगर इंडस्ट्री पे उसकी जो मैनिपुलेशन हो रही थी उस पर उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करवाई और उस वक्त के उनके बहुत करीबी साथी जो थे जहांगीर खान तरीन को भी इंडाइट करवाया किया गया हुआ, और मोनस राय को निकाल दिया उसमें से। बहुत बड़ा चंक है। मोनस राय को निकाला भी नहीं, मोनस को नहीं निकाला था सर, मोनस को नहीं निकाला था सर। मोनस और खुसरू बख्तार दोनों पार्टनर्स थे। नहीं सर, वो मैंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी है मुबशिर साहब, उसमें ये तमाम के तमाम लोगों को इंडाइट किया गया था कि ये पूरी इंडस्ट्री को बेसिकली ये वो रिपोर्ट थी पूरी इंडस्ट्री से मुतालिक कि किस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं, ओवर इन्वाइसिंग करते हैं, अंडर इन्वाइसिंग करते हैं और गलत कमिट करते हैं। कोई चीनी बाहर नहीं भेजी जाती, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, पेपर्स में दिखाते हैं एक्सपोर्ट की है लेकिन वो चीनी यहीं पे होती है, फिर उसको इम्पोर्ट करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, एक पूरा पैटर्न है कि भाई शुगर इंडस्ट्री को आपने रिबेट देनी ही देनी है, वीट माफिया को आपने रिबेट देना ही देना है, आपने इंपोर्ट करनी, आपने वीट भी इंपोर्ट करनी है। लेकिन इतने ट्रिलियन की करप्शन का जिक्र कर रहे हैं, वो किसके खाते में आएगी? वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के खाते में आएगी। हम तो कौन चार्ज करेगा गवर्नमेंट को? हम तो मुबशिर साहब, वो चार्ज करने वाले मुबशिर साहब चार्ज करेंगे, आपके दोस्त मेरे दोस्त करेंगे और वो उनको करना चाहिए। ये बड़ा सीरियस मसला है सर। आप देखिए कि पहले हम तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खतरे में है। जी, गवर्नमेंट तो अभी आप देखिएगा, वो तो पहले ही बातचीत होना शुरू हो गई है कि जी पीपल्स पार्टी को कहा गया 28वीं तरमीम आ रही है, NFC पॉसिबली वो
रिवर्ट होगा और उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। और अगर इस तरह की 2-4 और करेक्शंस होती हैं, देखें जैसे एक तो एनएफसी की करेक्शन 15-20 साल से क्या ये गवर्नमेंट खतरे में है काम होना शाहिद साहब? बॉटम लाइन खतरे में डाउन दी लाइन तो डेफिनेटली होगी सर, डाउन दी लाइन है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, वो कुछ बातें होती हैं जो कैमरे पे नहीं कही जा सकती, लेकिन डाउन दी लाइन तो डेफिनेटली। ठीक है, मैं आता हूँ इस पे। अहमद हसन साहब, आप कोई बात कैमरे पे कह सकते हैं? ये गवर्नमेंट खतरे में है कि नहीं? देखिए मुबश्शिर साहब, गवर्नमेंट जब खतरे में आती है तो वो ऐसे फौरी तौर पर ये सब चीजें नहीं होती, वो ग्रेजुअली और बतदरीज मुख्तलिफ मामलात आगे बढ़ते हैं। यानी आप देखें तो ये हुकूमत क्या मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से आगे 1 इंच बढ़ी है, इनको नहीं बढ़ने दिया गया। आप देखें पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत उनको मिली, फिर प्रेसिडेंसी मिली, फिर चेयरमैन सेनेट मिला, बलूचिस्तान हुकूमत मिली, और अभी 27वीं तरमीम के बाद उनको कश्मीर भी मिल गया। आप ये एक्सटेंशन को देके, ये तोसी को देके कि किस तरफ ये लहर किस तरफ जा रही है, मुस्लिम लीग की तरफ तो नहीं जा रही है। तो इसका बहैसियत तज्जिया निगार, बहैसियत सहाफ़ी, हम ये मतलब ले सकते हैं कि मुस्लिम लीग को एक जगह पर रोक दिया गया है, उनसे कोई काम लिया जा रहा है, उनको कोई टास्क दिए गए हैं, वो उन टास्क को पूरा आपके ख्याल में टास्क क्या? लेकिन उन पर कॉन्फिडेंस, चलो बात कर लेते हैं, क्या टास्क है? कॉन्फिडेंस टास्क आप देखें ना, 26वीं तरमीम नहीं आई, 27वीं तरमीम नहीं आई, उन्होंने डिलीवर किया, यानी उन्होंने डिलीवर किया, डिलीवर कुछ नहीं किया है, डिलीवर तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अवामी सतह पर तो उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, लेकिन जिनका सपोर्ट उनको हासिल है शायद वहां पर वो डिलीवर कर रहे हैं, वहां पर तो वो तो फिर कौन तब्दीली रहेगा? यहीं पे अहमद साहब 1 मिनट ठहरिएगा, मैं अपनी राय आपको दे देता हूँ। चले, आप लोग ज़रा केयरफुल हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं कि मार्च का महीना इस हुकूमत के लिए बड़ा तकलीफ दह महीना लगता है, और मैं आज डेट पहली बारी दे रहा हूँ उस हुकूमत के ऊपर आपको कि 2026 मार्च के अंदर इस हुकूमत जो है, सॉरी शाहिद साहब क्या कह रहे हैं? मैं एग्री करता हूं आपके साथ, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम जो है आपको दिसंबर एंड से नजर आ जाएगी, जनवरी में वो प्रॉब्लम बिल्डअप होगी, ये मुझे लग रहा है अभी तक। आप एग्री करते हैं चौधरी साहब? देखें, अगर करप्शन की बुनियाद पे हुकूमतें तब्दील होनी है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना कि उस रिपोर्ट के तनाज़र में कि गवर्नमेंट इस वक्त हॉट वाटर में है, अगर ये गवर्नमेंट हॉट वाटर में होती करप्शन की वजह से, तो मेरी अर्ज़ सुने ना कि शहबाज शरीफ साहब जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उस वक्त बिल्कुल वो फर्द जुर्म तक पहुँचे, तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आसफ़ अली जरदारी साहब के तमाम मनी लॉन्ड्रिंग और वो क्या थे ठेले वाला, तो उसके वो केसेस डॉक्टर आसम वाले, जब वो अपने बिल्कुल अंजाम के करीब पहुँचे थे, क्या कह दिया सोच के, अच्छा, जब वो बिल्कुल अंजाम के करीब पहुंचे तो एनआरओ मिल गया, और एनआरओ के बाद अब लाइफ टाइम इस्तिस्ना भी मिल गया। आते हैं इस पे चौधरी साहब, आते हैं इस पे। करप्शन इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि लीगल हो चुकी है, करप्शन कोई इशू नहीं है इशू, अगर मुझे हिस्सा नहीं मिलता। एनीवे, आप हुकूमत के ऊपर बात कर रहे थे, करप्शन पे बात हो रही थी कि करप्शन इशू नहीं है इस हुकूमत का या इस निज़ाम का। नहीं, हुकूमत का तो कभी भी नहीं था। देखें, जो करप्शन अवाम का इशू, अवाम का इशू, IMF की जो रिपोर्ट है वो हमारे पूरे निज़ाम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि आपके जजेस पे भी दिया है जो इन केसेस को फारिग करते रहे, इनको टाइम नहीं देते रहे। बिल्कुल, जुडिशरी भी जुडिशरी के ऊपर कितने ज्यादा अपना ये सवालिया निशान है, बिल्कुल जिम्मेदार है। तमाम अदारे मैं समझता हूँ बराबरी का जिम्मेदार है। नहीं, मैं कहता हूँ जुडिशरी ज्यादा जिम्मेदार है ही नहीं। सबसे दूसरा जो हमारे एंटी करप्शन के लिए बनाए गए अदारे, चाहे वो नैब है, FIA, एंटी करप्शन, उन तमाम की कारकर्दगी आप देख लें, तो होगा यार, ठीक है। अब नैब की वजह से आप देखें कितने यहाँ पे मिसाइल खड़े हुए हैं, इन तमाम अदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। फिर वो IMF जो है ना, वो कायदे आज़म से शुरू कर रहा है, और आज के दिन तक वो अपनी रिपोर्ट कोई मुबर्रा नहीं है। तमाम हुकूमतें, तमाम लोग इस सारे सिस्टम का हिस्सा है, और इसमें लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने आज तक इस चीज़ का सद्देबाब करने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। अगर नैब बनाया गया, उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर FIA बनाई गई, आप FIA का देख लें आजकल क्या उसका काम है,
कि FIA जो है टोटल करप्शन का गढ़, और उसके अलावा जो बेरोजगार नौजवान जा रहे हैं बस उनको रोक यार आप FIA के हेड को क्या कह रहे हैं? हम आपको पता है ना, आपके सहाफी भाई हैं, उसके हेड जो है, तो उनकी जिम्मेदारी है ठीक करें उसको। मेरे सहाफी भाई अगर उस सीट पे बैठे हैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, उसको ठीक करें। सुनिए, आपने जिम्मेदारी अदा करें अपनी। मैं अब नाम क्या लूं? तो नाम भी नहीं ले सकते। और दूसरा ये है कि यहाँ हर जगह तो आपके दोस्त हैं, हर जगह आपने मना किया है मेरा नाम नहीं लेना। आप टैक्सेशन पे देखें कि जो अशराफिया जिन पे टैक्स लगना चाहिए था, जिन सेक्टर पे टैक्स लगना चाहिए था, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो परचून वाले रिटेलर्स हैं, चाहे उन पे तो टैक्स लगा नहीं है। टैक्स सारा फिर आप पे, मेरे पे, तनख्वाहदार तबके पे है। एग्रीकल्चर के टैक्स पे ना आना होने मैं बोल पाऊंगा काटे अपना टाइम बेकार दी गल्ला कर रहे हो जी हमाद साहब। देखिए, जो बात आपने की कि मार्च तक, या जो बात मैंने की कि फौरी तौर पर मंजरनामा वाज़ेह नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें तो इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, ट्रंप से लेकर कहां कहां तक, तमाम पाकिस्तान के हमायत में बोल रहे हैं। फिर ऐसे मौके पे जब मार्शल लॉ के दौरान, जब उनके अपने मफादात होते हैं, तो मार्शल लॉ के दौरान किसी डिक्टेटर के खिलाफ भी इस तरह के रिपोर्ट रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उनके अपने मफादात डैमेज होने का खतरा होता है। फिर ऐसे सूटेबल हालात में, ऐसे बेहतरीन सिचुएशन में अगर ये रिपोर्ट आई है, तो क्या ये रिपोर्ट किसी की रजामंदी के बगैर आई है? क्या एक और मंजरनामा बिल्ड होने लगा है? क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल तब्दील होती नजर आएगी? अब देखे, PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ी दरार है दोनों के दरमियान। लेकिन हमने बारहा देखा कि ऐसे फासले चंद मिनट के अंदर अंदर भी खत्म हो गए थे। यानी बेनजीर भुट्टो और गुलाम इसहाक खान के दरमियान एक तनाव की कैफियत थी, उनकी हुकूमत को भी बरतरफ किया था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के साथ गुलाम इसहाक के मामलात बिगड़े, तो एक ही शाम को आसिफ जरदारी साहब को जेल से लाकर फौरी तौर पर उनसे वफाकी वजीर का हल्फ लिया गया था और सारा मंजरनामा तब्दील हो गया था। अगर फर्ज करे PTI के साथ मामलात आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी के साथ तो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के मामलात ठीक है, तो फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है, मेरा नहीं ख्याल अमाद साहब, आई डोंट एग्री। बड़ी अदब से शाहिद साहब आप कुछ ऐड करेंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा रीजन। अच्छा सर, देखिए मुबशर साहब, मैं थॉरली आपको एंडोर्स करता हूँ। फरवरी, मार्च में और इवन दिसंबर में भी चीज़ें काफ़ी वियर्ड हो जाएंगी, और इस रिपोर्ट की टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 महीने पहले से आई हुई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है और ये शेल्फ हुई थी, लेकिन इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा था। ये रिलीज़ किसी वजह से हुई है। ये जो बात की जा रही है कि ये जी IMF ने कहा है और IMF के दबाव पे ये रिलीज़ हुई है, ऐसा नहीं है। IMF तो जिस दिन उसने रिपोर्ट बना के दी थी, उस वक्त भी कह रहा था कि आप इसको रिलीज़ करें, और ताकि आप कोई करेक्शन कर सकें, कोई रिफॉर्म्स ला सकें, कोई बेहतरी ला सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये बुनियादी तौर पर चार्जशीट है, और ये आईना दिखाया गया है पॉलिटिकल एलीट को कि आप देख लें, आप बाज नहीं आ रहे और मुसलसल अपनी रवश को बरकरार रखे हुए हैं। और जब आप अपनी रवश को बरकरार रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। और एक चीज़ और भी सारे लोग भूल जाते हैं कि जब इतना अनपॉपुलर रजीम हो तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एकदम से फ्लेयर अप हो जाती हैं। और जो ये बात की जा रही है कि शायद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा इंडोर्स करती है जो मौजूदा रजीम है, उसकी कभी भी कोई अहमियत नहीं होती। और दूसरा मुझे ये बताइए कि जो भी आपने पेनिट्रेशन इंटरनेशनली की है, जो आपका डिप्लोमेटिक प्रोफाइल या अदरवाइज आपकी स्टैंडिंग बेहतर हुई है, वो क्या कोई पॉलिटिकल उसमें इंटरवेंशन है या पॉलिटिकल इंजेक्शन है? कुछ उसमें 0% पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, उसमें कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो डेफिनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा उस पर अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, उसके नतीजे में ये माइलेज आपको मिली है, उसके नतीजे में आपको ये फेवर्स मिल रही हैं या आपको ये वाली स्पेस मिली है। और फिर आप एक जंग भी जीत जाते हैं, उससे भी आपका डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हो जाता है। फिर आप ये भी भूल जाते हैं तज्जिया करते हुए कि भाई अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के
और मोदी के ताल्लुकात ख़राब हैं। ये पिछले दिनों 10 साल का जो मुआहिदा हुआ उसको लेके आओ बका शुरू होगी, पाकिस्तान में कोहराम बच गया। हालांकि इसकी कोई वर्थ ही नहीं है, उसकी वो कोई वैल्यू नहीं है, 2005 का सबको मुआहिदा पता है। जो हर 10 साल के बाद वो 10 साल के बाद बेकार का मुआहिदा, उसे अपने मेरा इक्विपमेंट बेचने के लिए। बेकार का मुआहिदा वेरी है। क्विकली ये- आजम चौधरी साहब, योर क्लोजिंग Exactly. स्टेटमेंट। देखिए आज और भी एक दो डेवलपमेंट्स हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पे ना करें। आज एक फैसलाबाद के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है, इसमें एक बॉयलर फटा है और 19 लोग वहाँ पे वो जान से गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे जो इंतज़ामिया है उनका फेलियर है एक। और इसके अलावा एक आपने देखा होगा कि इंतजामिया के ताल्लुक से इंतज़ामिया का ये ताल्लुक है कि जो SOPs होते हैं, जो लेबर लॉज होते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया जाता। आप देखें कि एक फैक्ट्री रिहायशी इलाके में बनी है और साथ वाले घर गिरे हैं, ये तो क्रिमिनल है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग उसकी ये तो क्रिमिनल है। वहाँ पे फौत हुए हैं। और इस पे दूसरा ये है कि आपने शायद गौर नहीं किया, जमात इस्लामी निज़ाम बदल रही है। क्या जब निज़ाम बदला जा रहा था, 27वीं तरमीम की जा रही थी, उस वक्त जमात इस्लामी सो रही थी। आज जमात इस्लामी पता नहीं कौन सा निज़ाम लेके अच्छा आ रही जी, है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्लोजिंग किस बात पे करूँ? चले आपको बताएं मुझे। मैं कहना तो सिर्फ इतना ही चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो करप्शन के साथ साथ इसकी गवर्नेंस का है। इस हुकूमत ने आज तक जितने इकदाम किए हैं, चाहे वो तरमीम है, जो कुछ भी किया है, आम आदमी के लिए एक भी काम नहीं किया गया, ना आम आदमी की वेलफेयर के लिए सोचा गया। यार अमेरिकन सेनेटर्स मरियम नवाज की तारीफें कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सड़ गए हैं। वो जिस चीज़ पे तारीफें कर रहे हैं ना, उस पर आप देखें कितनी लेबर बेरोजगार हो रही है। जो मरियम नवाज की पॉलिसियों के मुताबिक भट्टे ख़त्म किए जा रहे हैं, आपको पता है एक भट्टे के साथ कितनी लेबर इन्वॉल्व होती है। उसको जो वो कह रहे हैं ना जिद्दत, वो जिद्दत नहीं है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि उस जिद्दत का वजन उठा सके। आपको अल्टीमेटली उसी कन्वेंशनल तरीके पर जाना पड़ेगा जी अपनी। शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दो सेनेटर्स वही हैं जो मोहसिन नकवी साहब से मिलके गए हैं 2-3 महीने पहले, और मोहसिन नकवी और मरियम नवाज साहिबा की तो बिल्कुल नहीं बनती और खासे ताल्लुकात खराब ये तो आप कह रहे हैं। मरियम नवाज को उनके कभी घर मोहसिन जाना नकवी पड़ा, ने मुझे ये बात नहीं की तीमारदारी है। जाके करनी। नहीं बड़े बहुत दोनों के मार्च अप्रैल में बहुत ताल्लुकात ज्यादा खराब आप थे। कहते हैं और बनती नहीं, दोनों मरियम अपना नवाज जाके मरियम औरंगजेब के उनको साथ अपनी परवेज डिप्लोमेसी एक ही आगे तारीख बढ़ाने के पैदाइश लिए- है उनकी। बोलचाल मुबश्शिर साहब उनको बोलचाल अपनी भी नहीं थी। डिप्लोमेसी वो तो आगे सारा बढ़ाने के काम लिए अपना किसी जाहिद न जमान किसी साहब की को तारीफ कह तो के करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी सारा अपना काम जाहिद जमान जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कह के करवाते थे। तो ये मरियम नवाज गई हैं मरियम औरंगजेब के साथ, परवेज रशीद के साथ, खुदा एक के दो लिए और यार, लोगों के मरियम साथ औरंगजेब जाके साथ थोड़ी गई है, बना के मरियम आई थी, औरंगजेब तबादला मरियम करके नवाज आई के थी। साथ गई हैं। और सही कर लें, वो इस तरह तो वो बेचारी अपना रह ना मरियम जाए। नवाज के साथ मरियम औरंगजेब गई कहीं हैं। रह ना जाए अपना बेचारी इस दौड़ में सारी पीछे। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल इज़ नॉट वेल इन द पार्स कॉरिडोर्स ऑफ पावर, और उसमें कई इश्यूज हैं। उसमें अब मैं देख रहा हूँ कि मजहबी वोट बैंक जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। JUI भी फील करती है कि उनके पास कुछ नहीं और उनको कट टू साइज़ किया गया, और JUI समीउल हक जो है वो भी यही फील करती है। तीसरा सुन्नी तहरीक की जो जमातें हैं और सुन्नी तहरीक बजाते खुद वो भी ये फील करते हैं। तो ये मजहबी जमातों का एलिमेंट काफ़ी एक बड़ा एलिमेंट है और ये सिमर कर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता सिमर कर रहा है। इफ़ यू ऐड ऑन टू इट जो ग्रोइंग दहशत गर्दी है ख़ासतौर KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी अब काफ़ी एक जो है अनरेस्ट उससे क्रिएट हो रहा है। ऑल इज़ नॉट वेल बिकॉज अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सक रही, और बजाय जिम्मेदारी पूरी करने के, उसको टेक ऑन करने के, ये फ्लिक करके दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि जी वो उनका प्रॉब्लम था, वो जाने, उनका काम जाने, हम तो बस यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। तो ये चीज़ें मुश्किलात पैदा कर रही हैं, लगता ही यही है। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।